अभी रिसेंटली बहुत सारी मीटिंग्स के बाद फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई पेंशन स्कीम लॉन्च करी है, यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। एनपीएस की जगह पर ये नई पेंशन स्कीम लाई गई है, क्योंकि एनपीएस में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के बहुत सारे बेनिफिट नहीं थे। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पेंशनर को ये नहीं पता था कि उनको पेंशन में कितना अमाउंट मिलेगा। अब यूपीएस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं। यूपीएस में अभी बोला गया है कि अब जो पेंशनर होगा उनको पता होगा कि उनका पेंशन का अमाउंट क्या रहेगा, मतलब एक फिक्स अमाउंट उनको पेंशन में मिलेगा। उनकी बेसिक सैलरी का 50% उनका पेंशन बनेगा। इन केस अगर रिटायरी पर्सन जो है वो किसी वजह से नहीं रहते हैं, कोई भी हादसा हो जाने के कारण, तो उस स्थिति में उनकी फैमिली में जो सबसे क्लोज रिलेटिव होंगे उनको उनकी बेसिक पेंशन बनने वाली थी उसका 60% अमाउंट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले के रेस्पेक्ट में जहाँ ओपीएस में अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि जो रिटायरमेंट होने के बाद जो पर्सन है जिनको पेंशन मिल रही है वो नहीं रहते, तो 50% का बेनिफिट था, यहाँ पर 60% का दिया। इंपॉर्टेंट चेंज और किया गया कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी 10 साल की जॉब कंप्लीट है लेकिन उसने 25 साल का वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, जिसके बाद उनकी एक पर्टिकुलर अमाउंट की पेंशन बनती है, मतलब उनकी बेसिक पे का 50%, तो उनको 10,000 पर मंथली पेंशन फिक्स मिलेगी। लेकिन इसमें जो डियरेंस अलाउंस है उसे इंक्लूड किया जाएगा। इवन अगर आप ध्यान से समझें तो पेंशन स्कीम में चाहे वो फैमिली पेंशन हो या रिटायरी की पेंशन हो या फिर 10 साल से ऊपर जिन लोगों ने सर्विस कर ली उनकी पेंशन हो, सभी में डियरेंस अलाउंस को इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब ये कि सरकार ने ये मान लिया कि हम इंडेक्सेशन बेनिफिट को एडजस्ट करेंगे, मतलब महंगाई जो भत्ता होता है ना वो जोड़ा जाएगा, उसके हिसाब से पेंशन का अमाउंट हमेशा बढ़ेगा समय के साथ। अब ये सब तो हुआ यूपीएस का नया पॉइंट जो कि इंक्लूड किया गया है, और इस वजह से ये ओपीएस के अकॉर्डिंग माना जा रहा है। मतलब सरकार के इस डिसीजन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला होगा। और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट जो कि अगेंस्ट थी, मतलब जिसमें बीजेपी की सरकार नहीं थी, जिन लोगों का ये कहना था कि एनपीएस स्कीम बेकार है, या कुछ स्टेट ऐसे थे जैसे कि हिमाचल हुआ, राजस्थान हुआ, जहाँ पर ऑलरेडी ऑल पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया था, अब उनका भी ये कहना है कि चलिए इस पेंशन स्कीम से लोगों को फायदा तो होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि एनपीएस आया क्यों, क्या रीजन रहा था कि एनपीएस को लाया गया। 2004 में 1 जनवरी से एनपीएस लागू किया गया। नेशनल पेंशन स्कीम जो एनपीएस बनाया गया उसको लागू करते समय सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उनके सामने सबसे बड़ा रिस्क था कि पेंशन का जो अमाउंट है, जो हर साल एक बजट बनेगा, एक खर्चा होगा, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। 1999 में जहां पेंशन का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट का करीबन 3100 करोड़ था, वही स्टेट गवर्नमेंट का सबका मिलाकर देखा जाए तो 3200 करोड़ के आसपास खर्च था। लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अगर देखा जाए तो ये खर्चा 2020 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में 1,90,000 करोड़ क्रॉस कर चुका। वही स्टेट गवर्नमेंट के, सारे स्टेट गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो 3,80,000 करोड़ से ऊपर निकल गया। अब सरकार की चिंता सबसे बड़ी बात थी कि इतना अमाउंट अगर आएगा तो कहाँ से आएगा, कोई लमसम एश्योरेंस तो होनी चाहिए। इसलिए एनपीएस में क्या किया गया, उन्होंने एक स्कीम लाई गई जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि भाई जो भी एम्प्लॉय है वो कुछ प्रतिशत अपनी सैलरी का, मतलब 10% हिस्सा एनपीएस में हर साल कंट्रीब्यूट करता है, मतलब हर महीने कुछ कुछ अमाउंट करता जाएगा। उसके अगेंस्ट सरकार भी उतना ही पैसा इंक्लूड कर रही थी। हालांकि ये बात अलग थी कि बाद में सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया, मतलब गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा के 14% कर दिया। अब लोगों को सबसे बड़ा जो रिस्क था उसमें ये था कि एनपीएस में अगर कंट्रीब्यूट कर भी रहे हैं तो ये सारा का सारा जो पैसा है ये फंड मैनेजर है जो रेगुलेट कर रहे हैं, मतलब मार्केट के जोखिम के अधीन है। इस स्थिति में जो पैसा एनपीएस में लगाया गया है वो मार्केट में चल रहा है। अब जो रिटर्न्स मिलेंगे वो श्योरिटी नहीं है, रिटर्न ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में देखा गया तो जो पेंशनर को पैसा ओपीएस में मिल रहा था ओल्ड पेंशन स्कीम में, उसके अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ये पैसा कम था। तो इसका मतलब ये तो फाइनली समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं एनपीएस से एक पेंशनर को नुकसान तो हो रहा है, उनका जो रिटर्न है वो काफ़ी कम है, मतलब उनकी जो पेंशन अमाउंट बनेगा वो बहुत कम बनेगा। अब फाइनली सरकार ने यूपीएस को अप्लाई कर दिया। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले रिटायर हो गए, मतलब क्योंकि अब जो देखा जाए तो 2024 1 अप्रैल से यूपीएस लागू हो गया, लेकिन 2004 1 जनवरी से जो एनपीएस लागू हुआ था उस बीच में जो लोग रिटायर हुए हैं और जिनको एनपीएस मिला है, उस केस में जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको कैसे भरपाई की जाएगी। उनके लिए बोला गया कि जो अमाउंट उन्हें दिया गया है उसमें जितना डिफरेंस है वो कंप्लीट करने के लिए सरकार ने ये कहा है कि आपको एरियर दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में जो मेन कंसर्न था गवर्नमेंट की तरफ से वो क्या था कि भाई पेंशन स्कीम की वजह से जो सरकार पे बोझ बढ़ रहा है
उसे कैसे कवर किया जाए। तो एक्चुअली यूपीएस में अभी भी कंट्रीब्यूशन वाला कंसेप्ट नहीं हटाया गया, मतलब अभी भी एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा और गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, लेकिन इस बार सरकार ने एश्योरेंस दे दिया है कि आपको आपकी बेसिक सैलरी का 50% एज ए पेंशन मिलेगा जब आप रिटायर होते हैं उस साल जो आपका बेसिक पेंशन रहता है। एश्योरेंस उतना ही है, बस अब पैसा इन्वेस्ट अभी भी हो रहा है, सरकार अभी भी फंड मैनेजर के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रही है, इसमें एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा और गवर्नमेंट भी करेगी। लेकिन अब एम्प्लॉय को ये फायदा है कि उनको ये पता होगा कि फाइनली जब रिटायर होंगे तो उनको कितना पेंशन मिलने वाला है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग देख रहे हैं मैच्योर इंडियन, और आपका क्या कहना है इस यूपीएस स्कीम के बारे में, और इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन वाले पार्ट को अभी भी रिटेन रखा गया है उस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।